बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसलिए इनको कहते हैं कि इसमें से जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। याद रख ले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है ये क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब आ जाते तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं यहाँ पे, ये ठीक है, इसके थ्रू। इसके बाद जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से बाहर आ जाता है और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है बनाते हैं। तो इसलिए एक जनरल समरी थी कि इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टोटल हमारे पास अलग है, सिर्फ ईटीसी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर ले तो हमारे पास 4 कम्प्लेक्सेस होते हैं। कौन कौन से? एक कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3 एंड कम्प्लेक्स 4। और इसमें हमारे पास 2 जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाते होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन कैरियर है और एक ये वाला है। एक को हम यूबिक्विनिन कहते हैं और एक को साइटोक्रोम सी कहते हैं। तो ये दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टोटल 4 एंजाइम कम्प्लेक्सेस होते हैं और 2 जो हैं हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। और अगर हम फिफ्थ कम्प्लेक्स एंजाइम कम्प्लेक्स की बात कर ले, ये वाला जो फिफ्थ एंजाइम कम्प्लेक्स है, तो फिर ये एटीसी के साथ साथ फिर इस टोटल को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, कि इसमें फास्फोराइलेशन होते हैं, एटीपी के साथ एडीपी के साथ फास्फोरस मिल जाते हैं और एटीपी बनाते हैं। तो अगर 5 कम्प्लेक्स की हम बात कर लें तो फिर ये हमारे पास जो है ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हुआ। सही है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और फास्फोराइलेशन। और अगर हम सिर्फ 4 यहाँ से लेके क्या नाम है, यहाँ से यहाँ तक अगर कर ले तो ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आते हैं। तो यहाँ तक ये एंजाइम कम्प्लेक्स की बात हो रही थी। इसके बाद जो है अब हम स्टार्ट लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं। तो हमारे पास जो NADH और NADH प्लस H और FADH2 रिसीव हुई थी क्रेब्स साइकिल से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कम्प्लेक्स है ना, इसमें ये बात याद रखना है कि फर्स्ट कम्प्लेक्स में NADH प्लस H जो है वो कन्वर्ट होंगे किस में, NAD में। तो फर्स्ट कम्प्लेक्स से स्पेसिफिक NADH है और सेकंड कम्प्लेक्स में स्पेसिफिक FADH2 है। तो याद रखना है कि NADH प्लस H जो है वो स्पेसिफिक है कम्प्लेक्स 1 एंजाइम के लिए और FADH2 जो है वो स्पेसिफिक है कम्प्लेक्स 2 के लिए। अब जो है इसके बाद NADH या FADH का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिफ्थ में फिर ये ADP से ATP बन जाते हैं। अब जो है ना ये जो हमारे पास 5 कम्प्लेक्सेस एंजाइम कम्प्लेक्सेस हैं, हर कम्प्लेक्स के अलग अलग नाम हैं। ये जो कम्प्लेक्स 1 है इसका नाम है, या देख ले अगर यहाँ पे इन पे लिखा हुआ है ये है NADH हाइड्रोजिनेस नाम है। ठीक है, कम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है, NADH हाइड्रोजिनेस। कम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। कम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, उसको 2 नाम कहते हैं। एक तो हम साइटोक्रोम C रिडक्टेस कहते हैं और या उसको हम साइटोक्रोम BC1 रिडक्टेस कहते हैं। जो कम्प्लेक्स 4 है उसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस कहते हैं और जो कम्प्लेक्स 5 है उसको हम ATP सिंथेस कहते हैं। तो ये यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास जो है टोटल 5 एंजाइम कम्प्लेक्सेस होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, फिफ्थ कम्प्लेक्स जो हैं वो ATP सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो है जो कम्प्लेक्स 1 है वो NADH प्लस H के लिए स्पेसिफिक है और जो कम्प्लेक्स 2 है वो FADH2 के लिए स्पेसिफिक है। इन 5 कम्प्लेक्स के अलावा जो है हमारे पास जो है स्पेसिफिक हैं 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। एक को हम
यूबिक्विनिन कहते हैं या यूक्यू, और एक को हम साइटोक्रोम सी कहते हैं। फिर इनके नाम बता दें कि कम्प्लेक्स 1 को हम NADH डिहाइड्रोजिनेस कहते हैं, कम्प्लेक्स 2 को हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कहते हैं, कम्प्लेक्स 3 को हम साइटोक्रोम BC1 या साइटोक्रोम C रिडक्टेस कहते हैं, कम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस कहते हैं, और कम्प्लेक्स 5 को हम ATP सिंथेस कहते हैं। अब जो है कम्प्लेक्स 1 पे आ जाते हैं। जैसे ये कम्प्लेक्स 1 में, एक मिनट सॉरी, कम्प्लेक्स 1 में जब हम बात करते हैं, ब्रुश कहाँ पे चला गया ये, तो जब हम कम्प्लेक्स 1 की बात करते हैं तो जब NADH प्लस H जो है NAD में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करता है कम्प्लेक्स 1 में, और साथ में हाइड्रोजन जो है वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स 1 में अंदर एंटर होता है तो ये जो है कम्प्लेक्स 1 जो है वो क्या हो जाए, सुपर चार्ज हो जाता है, और जब सुपर चार्ज हो जाता है तो उस वजह से ये हाइड्रोजन जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये टोटल 4 नंबर्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जब कम्प्लेक्स 1 को सुपर चार्ज करता है तो कम्प्लेक्स 1 जो है उसमें कैपेबिलिटी होती है कि 4 हाइड्रोजन को, यानी 4 प्रोटॉन को क्या करते हैं, पुश करते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है। अब इसके बाद जो है कम्प्लेक्स 2 में इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी FADH2 से एक इलेक्ट्रॉन जो है FAD में जब कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाता है कम्प्लेक्स 2 में, लेकिन इसमें यह बात याद रखें कि ये सुपर चार्ज नहीं होता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज में भी, लेकिन ये जो है सुपर चार्ज नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख लें कोई हाइड्रोजन जो है वो या प्रोटॉन जो है वो ऊपर की तरफ नहीं गया हुआ है। ठीक है। तो ये याद रखना है दोनों में कि कम्प्लेक्स 1 में, फिर कम्प्लेक्स 3 में जब ये यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन चले जाते इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में, यानी यूबिक्विनिन में, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे लेके आ जाते, कम्प्लेक्स 3 में लेके आ जाता है। तो जब कम्प्लेक्स 3 में इसके कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो ये साइटोक्रोम बी और फिर आयरन सल्फर और साइटोक्रोम C1 इनके कंपोनेंट्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो है कौन रिसीव करते हैं, साइटोक्रोम बी, इसके बाद आयरन सल्फर, इसके बाद साइटोक्रोम C1 रिसीव करते हैं, और उसके बाद जो है EB जैसे यहाँ पे एंटर हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है ये सुपर चार्ज हो जाता है कम्प्लेक्स 3, और ये भी हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो है पंप करते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ। सही है। इसके बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ कैरियर, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी साइटोक्रोम C में आ जाते हैं, और साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन कैरी करता है कम्प्लेक्स 4 में। जैसे कम्प्लेक्स 4 में ये करते हैं तो ये भी सुपर चार्ज हो जाता है, और ये भी हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, प्रोटॉन को ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो याद रखना है कि कम्प्लेक्स 1 में से 4 हाइड्रोजन, कम्प्लेक्स 3 में से 4 हाइड्रोजन, और कम्प्लेक्स 4 में से 2 हाइड्रोजन जो है ये सुपर चार्ज होने की वजह से ऊपर जो है पंप होते हैं। जब ये पंप हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ साइटोक्रोम A रिसीव करते हैं तो उसके बाद ये रिसीव हो जाता है साइटोक्रोम A3 को, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ठीक है, H2 है, तो उसके साथ और H2 मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलके ये इलेक्ट्रॉन ये क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जब ये H2O तो हमारे पास मिल गई, पानी जो है हमारे बॉडी को मिल गए, लेकिन ये जो हाइड्रोजन यहाँ से आ गए तो यहाँ पे ये जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बन जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बन जाते हैं तो क्या करते हैं ये, सबसे पहले जो है F1, ये कंपोनेंट्स है, F0 कंपोनेंट्स हैं ये 5th कम्प्लेक्स के, जिसको हम ATP सिंथेस कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन F1 में आ जाते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो F1 को एक्टिव करते हैं, और जैसे ये F1 एक्टिव हो जाता है तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये ATP सिंथेस एक्टिव हो जाते हैं। जैसे एक्टिव हो जाते हैं तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो जाते हैं, तो ADP के साथ
फास्फोरस मिल जाते हैं और हमें एटीपी दे देते हैं। इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसपोर्ट हो गए, हमारे पास जो है एटीपी प्रोडक्शन भी हो गई स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। कहीं भी कोई आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।